डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए जो है CFSE हमने उसको निकालना सीखा था कि कैसे हमने उसको कैलकुलेट करना है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पहले तो ऑर्डर जानेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उनका ऑर्डर क्या है। जैसे आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए जिसकी एनर्जी भी नहीं गई गिवन है, ना ही आपको उसकी ज्योमेट्री बताई गई है, ठीक है, तो आप फास्ट फॉरवर्ड वे में उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे एक कॉम्प्लेक्स तो मान लिया अमोनिया का दे दिया जाए और एक कॉम्प्लेक्स जो है वो दे दिया जाए वाटर के साथ में, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि भाई जो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है दोनों हेक्सा, ये भी ऑक्टाहेड्रल एक प्रकार से मान लिया, ये भी 6 है, ये भी 6 है, दोनों के ऊपर 4 सेम है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो एक प्रकार से इन दोनों में से ज्यादा फील्ड एक्सर्ट करेगा। हालांकि दोनों के दोनों कैसे हैं हमें पता है, भाई वाटर है और अमोनिया है, दोनों के दोनों वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या ऑर्डर होगा। तो इसके लिए एक सीरीज बनाई गई है जिसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं उसको? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? जब हम लिगेंड्स को अरेंज कर देते हैं किसके अकॉर्डिंग की CFSE के अकॉर्डिंग, तो जो सीरीज हमें प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज की इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है बता दिया मैंने, उसका ऑर्डर क्या है, और फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो CFSE को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो लिगेंड्स को जो अरेंज किया जाता है उनकी CFSE के अकॉर्डिंग वो क्या हमारी भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके लिए हमारा ऑर्डर क्या होगा, इसको याद करने का तरीका क्या होगा भाई, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इतना बुरा कालू था फूला आज ऐसे पानी भरा हो। जैसे आपको ये लाइन याद करनी है भाई, आपको लिगेंड्स का ऑर्डर याद रहेगा। इतना से क्या जाएगा, I नेगेटिव लेस देन Br नेगेटिव लेस देन Cl नेगेटिव लेस देन HCl नेगेटिव लेस देन फूला फ्लोराइड लेस देन हाथ। अब हाथ के केस में क्या ले लेंगे भाई हम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव OH नेगेटिव, एसिटेट CH3CH, पानी आपको पता है क्या हमारा H2, ठीक है। तो इस प्रकार से लिगेंड्स का ये ऑर्डर रहेगा। फिर उसके बाद इनसे अलग अगर कोई है, यहाँ पे जो ऐसे है मेरी, ये एक प्रकार से H लगा दिया मैंने, इसको एसिटेट लेंगे हम C2O4 2 नेगेटिव, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है हमारी, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है, नवीन चंद्र सिन्हा, नवीन चंद्र सिन्हा अमन पाने के लिए क्या है, नवीन चंद्र सिन्हा, यानी कि क्या ले लेंगे NCS लेस देन अमन यानी कि अमोनिया पाने के लिए PY। इन दिनों इसे EN क्या था भाई हमारा शॉर्ट फॉर्म मिलेगा था इथाइलिन डाइअमीन, दिल्ली पटियाला, इन दिनों दिल्ली पटियाला क्या जाएगा भाई हमारा लेस देन डाइपाइल लेस देन दिल्ली पटियाला नौसेना कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, कैसे होगा, नौसेना CN, ठीक है। ये मैंने लाइन कंप्लीट करती है इससे। तो आप इसमें देखो कोई सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लास्ट में जो
साइनाइड है। उससे कम स्ट्रॉन्ग, इससे स्ट्रॉन्ग NO है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा, इससे कम ये होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे, ये इससे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? साइनाइड, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में सबसे कम कौन होगा? हमारा NCS। ठीक है। दूसरी तरफ अगर वीक लिगेंड्स में बात करें, वीक लिगेंड्स में भी एक और है। वीक लिगेंड्स में अगर स्ट्रेंथ देखें तो सबसे ज्यादा क्या है? वाटर की, और सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी है मेरी? आयन की। तो आई थिंक ये सीरीज भी आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है। तो यहां से हमारा पहला फैक्टर हो जाता है। पहला फैक्टर हम क्या लिखेंगे? जो पहला फैक्टर इफेक्ट करता है CFSC को, वो हमारे कौन इफेक्ट करते हैं भाई? लिगेंड्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो क्या है? मैनी लिगेंड्स exert, many ligands exert strong field। बहुत सारे लिगेंड ऐसे हैं भाई जो क्या एक्सर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर? स्ट्रॉन्ग फील्ड करते हैं। अब फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो उससे क्या होगा? विच एक्सर्ट ग्रेटर स्प्लिटिंग। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिटिंग भी क्या करेगा भाई? ग्रेटर करेगा। तो वो क्या होगा? अभी हमारा लिगेंड का इफेक्ट होगा। उसी तरह से अब स्ट्रॉन्ग के लिए लिख दिया तो फिर क्या लिख देंगे हम? वीक के लिए लिख देंगे कि भाई अगर वीक फील्ड लिगेंड है। अब यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिया था शुरुआत में, अमोनिया का एक्सा कॉम्प्लेक्स और वाटर का एक्सा कॉम्प्लेक्स था। अब इस सीरीज में तो वाटर की जो CFSC है सबसे ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा किसकी है? अमोनिया की। यहाँ पर तो कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, अमोनिया का जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा फील्ड एक्सर्ट करेगा एज कंपेयर्ड टू वाटर। तो ये हमारा पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है किसको? CFSC को। सेकंड फैक्टर आता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, कि अगर मान लिया दो अलग अलग मेटल हमें गिवन है तो हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे और उसके बाद हम बता सकते हैं कि इसकी जो CFSC है वो ज्यादा है। इसके लिए हमारा जो ट्रेंड रहेगा वो क्या रहेगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है पहले आप उसकी CFSC निकाल लो। ठीक है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। तो क्या लिखेंगे? ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर इज स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, FeH2P6 2 पॉजिटिव लेस देन FeH2 6 3 पॉजिटिव। अब ये कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना भाई जब मेटल सेम है लिगेंड सेम है। याद रखेंगे अगर डिफरेंट हो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। पहले क्या है, अब यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, आयरन को X मान लेंगे, वाटर पे चार्ज 0 × 6 कितना चार्ज है टोटल? +2, यानी X क्या हमारा? +2। यहाँ पे देखेंगे इस पे X मान लेंगे, वाटर 0 × 6 = +3। तो जितनी ज्यादा क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? हमारी आयरन 3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इससे क्या होगा? अब जितनी ज्यादा क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर इज ए स्प्लिटिंग, उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी स्प्लिटिंग भी होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से सेकंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है भाई वो क्या आता है हमारा? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड फैक्टर आता है हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है वो भी किसको इफेक्ट करती है? उसकी CFSC को इफेक्ट करती है। कैसे? अब एक तो कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गई, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स हो और एक हमारा मान लिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो। अब तीनों केसेस में टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे कितने हो गए? 4। ट्राइगोनल बाइपिरामिड में नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या हो गए? 5।
ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमारे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होंगे 6। तो ऑटोमेटिक जो स्प्लिटिंग है, जितने ज्यादा लिगेंड्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी स्प्लिटिंग होगी। तो यहां से क्या लिख देंगे ग्रेटर द नंबर ऑफ लिगेंड्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ लिगेंड्स ग्रेटर इज स्प्लिटिंग। जितने ज्यादा लिगेंड्स होंगे उतनी ज्यादा वो क्या काज करेंगे भाई स्प्लिटिंग काज करेंगे। तो एक प्रकार से जो ज्योमेट्री है वो भी हमारा क्या करती है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें बताती है CFSE काउंटर क्या हो। उसके बाद फोर्थ जो है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब सपोज करो भाई आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए जिसकी ज्योमेट्री भी सेम है, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स भी सेम है, ठीक है, उसकी नेचर भी सेम है। तो हमें क्या कंसीडर करना होगा भाई उसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा क्या होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा क्या होगी हमारी स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अगर किसी कॉम्प्लेक्स की क्या हो ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम, ज्योमेट्री इज सेम, ज्योमेट्री इज सेम और लिगेंड्स भी क्या हो सेम। क्या क्या भाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम हो, ज्योमेट्री भी सेम हो, लिगेंड्स भी सेम हो, तो हम क्या कंसीडर करेंगे देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कंसीडर्ड। तब हम उसके अंदर भाई क्या कंसीडर करेंगे क्या देखेंगे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स दे रखा है हमें FeS2O6 2 पॉजिटिव एंड COS2O6 2 पॉजिटिव। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर आयरन की स्टेट कितनी है +2, यहाँ पर आयरन कोबाल्ट की स्टेट कितनी है +2। पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेम। दूसरा ज्योमेट्री, यहाँ पे भी 6 लिगेंड है भाई, ये भी 6 है, मतलब एक प्रकार से दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी भाई हमारी ऑक्टाहेड्रल होगी। और नंबर ऑफ लिगेंड्स, यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड नहीं सॉरी लिगेंड क्या है यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी लिगेंड क्या है वाटर है। तो उस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई थिंक आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कैलकुलेट करना आता होगा, इजी सा कंसेप्ट है, आपका BSc फर्स्ट ईयर में आया था। मुझे नहीं लगता है इतना ज़्यादा इसको यहाँ पे डिस्कस करना ठीक रहेगा। मैं आपको इनमें से आंसर बता देता हूँ। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है FeS2 का ये कम होता है उसके कंपैरिजन में। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर इनको अरेंज किया जाए FeS2O6 2 पॉजिटिव लेस देन होगा किससे COS2O6 2 पॉजिटिव से। तो इस प्रकार से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसी प्रकार से और कॉम्प्लेक्स ले सकते हो या COS2O6 2 पॉजिटिव एंड NiS2O6 2 पॉजिटिव। आपको इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट लास्ट जो फैक्टर आता है जो CFSE को इफेक्ट करता है वो आता है कि कौन सा ऑर्बिटल जो है वो यूज हो रहा है या इन्वॉल्व है। क्या लिखेंगे टाइप ऑफ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व, कौन सा d ऑर्बिटल या कौन से टाइप ऑफ d ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व है उस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए कोबाल्ट का हेक्सा अमीनो कॉम्प्लेक्स और रहाडियम का हेक्सा अमीनो कॉम्प्लेक्स। तो क्या लेंगे कोबाल्ट इन हेक्सा अमीनो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या ले लेंगे CO अमीनो है NH3 की 6 2 पॉजिटिव
अब अगर आप देखोगे इसमें कौन सा d ऑर्बिटल हमारा इन्वॉल्व होता है, 3d इन्वॉल्व होता है। क्लियर है। इसके बाद मान लिया रोडियम का CO2 पॉजिटिव लिख लेता है, 2 स्टेट आएगी। इसी तरह रोडियम 2 पॉजिटिव इन हेक्सा अमीनो कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होगा हमारा RH अमीनो कॉम्प्लेक्स है, NH3 की 6 2 पॉजिटिव। तो इसके अंदर हमारा कौन सा d ऑर्बिटल यूज हो रहा है भाई, 4d ऑर्बिटल यूज हो रहा है। अब दो तरह के अलग अलग ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, एक 3d एक 4d। हालांकि ऑर्बिटल सेम है, लेकिन अगर आप देखोगे 3d और 4d में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो 4d होता है उसकी रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है वो ज्यादा होती है। अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व किसी ऑर्बिटल की ज्यादा हो गई तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी, उसका जो फैलाव होगा वो भी ज्यादा होगा, जिस कारण से जो भी ग्रुप इंटरेक्ट करेगा वो उस ऑर्बिटल के साथ इजीली इंटरेक्ट कर जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे हम, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ 4d इज ग्रेटर देन 3d। अब अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व ज्यादा है, उससे क्या बताया मैंने, हेंस एक्सटेंशन ऑफ 4d is greater than 3d। अब एक्सटेंशन ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, लिगेंड्स उसको इजीली अप्रोच करेंगे। अब आप एक चीज सोच के देखो, एक 3d है और एक 4d है, इसका फैलाव कम है, ये कम फैला हुआ है, 4d ज्यादा फैला हुआ है। अब कोई लिगेंड्स आएगा तो ज्यादा जो फैला हुआ उसके साथ इंटरेक्ट जल्दी करेगा, या फिर जो कम फैला हुआ उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ऑटोमेटिक है, जो ज्यादा फैला हुआ है तो एक्सटेंशन 4d का ज्यादा है, किससे, 3d से। तो इससे क्या हुआ, हेंस अप्रोचिंग ग्रुप विल इंटरेक्ट इजीली। जो अप्रोचिंग लिगेंड है वो आसानी से इंटरेक्ट कर जाएगा भाई विद एक्सटर्नल ऑर्बिटल, बाह्य ऑर्बिटल के साथ। ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए, अब आप सपोज कीजिए भाई आपको कहीं से आम लेकर के आने हैं या आपको कहीं से जामुन तोड़ करके लाने हैं। ठीक है। एक तो जामुन है खेत के अंदर खड़ी है भाई, उसकी ना चारों तरफ से कोई बाउंड्री है ना और कुछ हो, और उसका फैलाव भी बहुत ज्यादा है, नीचे तक फैली हुई है। तो आप क्या करोगे, आसानी से जो जामुन उसको तोड़ लोगे। दूसरी तरफ एक जामुन है किसी के घर में है, उसने चारों तरफ चारदीवारी कर रखी है। तो आपको जो जामुन तोड़ना है वो इजी किस केस में रहेगा, खेत वाले केस में या घर वाले केस में? क्योंकि घर वाले केस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बाउंड्री कूदनी पड़ेगी, फिर जा करके आपको कहाँ पे पहुंचा जाएगा जामुन। फिर दूसरी बात, जब घराड़ा ऊपर आ गया वो लठ मारा गया। तो सेम केस यहाँ पे भी 4d का फैलाव ज्यादा है, उसकी बाउंड्रीज कम है, 3d का फैलाव कम है, रेडियल प्रोबेबिलिटी कम है, तो जिस कारण से उसका एक्सटेंशन कम है। तो 4d के केस में एक्सटेंशन ज्यादा होने की वजह से जो भी इनकमिंग लिगेंड आएगा वो आसानी से क्या कर पाएगा, उसको अप्रोच कर पाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से 5 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हुए किसी भी कंपाउंड की CFSE को। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ CFT, जिसके अंदर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी ट्रेंड है, जैसे दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, उसका लेटिस एनर्जी का ट्रेंड है, उसका आयनिक रेडियस का ट्रेंड है, अलग अलग हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसे निकालनी है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।